नमस्कार साथियों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बैलेंस ऑफ पावर या शक्ति संतुलन सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने विदेश नीति के निर्धारक तत्वों, विदेश नीति के लक्ष्य, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, आशय, प्रकृति, इन सब पर चर्चा की। उसी आधार पर उससे जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि शक्ति संतुलन किसे कहते हैं, शक्ति संतुलन के प्रकार कौन कौन से हैं और शक्ति संतुलन की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले मैं ब्रीफ रूप में आपको समझाना चाहता हूँ बैलेंस ऑफ पावर क्या है। देश में, विश्व में बहुत सारे देश हैं, कुछ छोटे देश हैं, कुछ बड़े देश हैं। वो इस प्रकार से अपनी नीतियों को बनाते हैं या कुछ देश मिलकर आपस में ऐसे गुट बना लेते हैं जिससे कि कोई भी देश किसी अन्य देश पर आक्रमण करने से पहले उसके मन में ये शंका हो कि क्या मैं ये युद्ध जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा। यही डर शक्ति संतुलन का सिद्धांत बनकर उभर कर आता है, जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि जैसे बड़े शक्तिशाली राष्ट्र तो युद्ध कर सकते हैं, लेकिन बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों को अगर कोई मात दे सकता है तो वो शक्ति का ऐसा बैलेंस है या शक्ति का ऐसा निर्माण है जिसमें छोटे छोटे देश मिलकर एक बड़े शक्ति समूह के रूप में उभर कर आते हैं और वो अपने ऊपर होने वाले आक्रमण से उस चीज़ की रक्षा करते हैं जिससे बड़ा देश उन पर आक्रमण नहीं कर सके। तो इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर विभिन्न राज्यों की ऐसी शक्ति जो दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी हो। विभिन्न राज्यों की ऐसी शक्ति जो लगभग समान रूप से दो पक्षों में बटी हो, ताकि कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी ना हो सके। आपके समझ में आ गया होगा कि किसी भी देश को कमज़ोर समझना उस समय गलती हो जाती है जब उसका अन्य देश उसका साथ दे रहे हों। मान लो हम किसी छोटे देश को छोटा समझकर कि उससे हम युद्ध जीत जाएंगे उस पर आक्रमण कर देते हैं, और उन्होंने इस प्रकार की संधि या इस प्रकार का एक बैलेंस बना रखा हो अपने एरिया में कि अन्य छोटे देश भी उसका साथ दे, तो हमें उनसे युद्ध जीतने में तकलीफ होगी। और इसी डर की वजह से कि हम उनसे युद्ध नहीं जीत पाएंगे, चाहे वो छोटा ही राज्य हो, हम उनके ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं। और इसी चीज़ को शक्ति संतुलन के रूप में हम जान सकते हैं कि प्रत्येक देश या देशों का समूह मिलकर एक ऐसा पक्ष बनाता है जिसमें कोई भी एक पक्ष दूसरे राज्य पर हावी नहीं हो सके। इसे ही हम शक्ति संतुलन कहते हैं। अब शक्ति संतुलन के दो प्रकार हैं, सिंपल, एक तो सरल शक्ति संतुलन, एक बहुमुखी संतुलन। तो सरल संतुलन में तो क्या होता है, यह उस समय पाया जाता है जब शक्ति मुख्यतः दो राज्यों में या दो गुटों में बटी हो, जिसमें दो राज्यों में या दो गुटों में बटी हो, तो इसे सरल शक्ति संतुलन कहते हैं। और दूसरा है, इसमें दो या दो से अधिक राष्ट्र या राष्ट्रों का समूह एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इसमें दो या दो से अधिक राष्ट्र शामिल हो सकते हैं, दो विरोधी खेमे हों लेकिन उनमें बहुत सारे राष्ट्र शामिल हों, उसे बहुमुखी संतुलन कहते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं शक्ति संतुलन की विशेषताएं क्या है। पमार और पार्किंस ने शक्ति संतुलन की निम्न विशेषताएं बताई हैं, जिनको हम यहाँ देखेंगे। पहला शक्ति संतुलन से अभिप्राय है संतुलन या तुल्यभारिता। पहली चीज बताइए पमार और पार्किंस ने, संतुलन या तुल्यभारिता। दूसरी है शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्यों को सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, अगर आपको बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखना है तो लगातार उसके लिए प्रयत्नशील रहना पड़ेगा और अपन को तटस्थ भी नहीं रहना पड़ेगा। अगर किसी हमारे सहयोगी राष्ट्र के ऊपर आक्रमण होता है तो हमें उसकी सहयोग के लिए तत्पर भी रहना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, शक्ति संतुलन की नीति तभी सफल हो पाती है जब वह केवल प्रतिगामी न होकर गतिशील नीति हो। यानी कि केवल शक्ति संतुलन का पालन करने से नहीं, उसको लगातार उसमें नए आयाम जोड़ने से ही वो शक्ति संतुलन बने रहता है। और अनिवार्य परिवर्तनों को स्वीकार करना भी इसकी क्षमता होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई परिवर्तन हुआ, किसी देश ने अन्य देश के साथ भी ट्रीटी कर ली, तो उसमें अपने आप को एडजस्ट करना या अपने आप को उसमें समाहित करके अपने देश की शक्ति को बनाए रखना भी शक्ति संतुलन में काम आता है। दूसरा, यह रखना अत्यंत कठिन है
यह कहना अत्यंत कठिन है कि पूर्ण शक्ति संतुलन स्थापित हो गया है। यानी कि पूर्ण शक्ति संतुलन की कभी भी बात नहीं हो सकती कि अब इस तरीके का ग्रुप बन चुके हैं या इस तरीके के देशों के बीच में संधि हो चुकी है या सहयोगात्मक रवैया पैदा हो चुका है कि अन्य देश या देशों का समूह उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। ये केवल एक अस्थायी व्यवस्था है जिसे व्यक्ति या देश लगातार बनाए रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शक्ति तत्व को मापना या स्थिर रख कर सकना असंभव है। यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शक्ति संतुलन पूर्णतः काबिज हो गया, ये कहना पूर्णतः असंभव है कि शक्ति संतुलन स्थापित हो गया। इसके लिए क्या होगा, लगातार प्रयत्नशील रहना पड़ेगा व्यक्ति को और देश को और जो उसकी सरकार है उसको, और क्योंकि शक्ति तत्व को मापा नहीं जा सकता और शक्ति तत्व जो है स्थिर कर सकना शक्ति तत्व को यह असंभव है। इतिहासकार, अगला पॉइंट बनता है, इतिहासकार तो शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ मानते हैं। क्या मानते हैं कि शक्ति संतुलन क्या है, वस्तुनिष्ठ है, जबकि राजनीतिक उसे व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से देखता है कि फला देश में फला व्यक्ति की सरकार है और वो इस प्रकार के निर्णय ले रही है। अगला पॉइंट है, शक्ति संतुलन किसी विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का आवश्यक लक्षण नहीं है। यानी कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पाया जा सकता है शक्ति संतुलन, और सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं में भी पाया जा सकता है। जैसे आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान देखा था कि जैसे हिटलर के साथ इटली, जापान अपने आप ही मिल गए। वो क्यों मिल गए? क्योंकि उन्हें वहाँ लगा कि इनके साथ हमारा अधिक शक्ति का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होगा, या फिर ये हमें अधिक सहयोगात्मक रवैया प्रदान करेंगे, हिटलर जो इटली के थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक और सर्वाधिकार वाली दोनों व्यवस्थाओं में शक्ति संतुलन वाली व्यवस्था पाई जाती है। शक्ति संतुलन के खेल में केवल बड़े राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं, बाकी छोटे राष्ट्र तो केवल इसका शिकार ही बनते हैं। तो छोटे राष्ट्र हमेशा क्या करते हैं, अपना बचाव करने के लिए बड़े से बड़े शक्ति गुट में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं, जिससे कि वो बचे रह सके। अब शक्ति संतुलन की कुछ मान्यताएं हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। क्विंस्की राइट ने शक्ति संतुलन में निहित 5 मान्यताओं का उल्लेख किया है। वो पहली कौन सी है? प्रत्येक राज्य उपलब्ध शक्ति और साधनों द्वारा, जिनमें युद्ध भी शामिल है, अपने महत्वपूर्ण हितों और अधिकारों की रक्षा करता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, राज्यों के महत्वपूर्ण हितों को या तो खतरा उपस्थित होता है या उनके लिए संकट की संभावना हमेशा बनी रहती है। यानी कि किसी राष्ट्र के अगर महत्वपूर्ण हित हैं तो उनको पूरा करने के लिए उन्हें लगातार अपने आप को प्रयत्नशील रखना पड़ता है, और वो प्रयत्नशील रहने में उनके लिए खतरा उत्पन्न होता है अन्य देशों के साथ युद्ध का, तो वो संकट हमेशा उनके लिए बना रहता है। तीसरा है, शक्ति संतुलन या तो अन्य राज्यों को आक्रमण का भय दिखाकर महत्वपूर्ण हितों की रक्षा में सहायक होता है, या आक्रमण होने पर आक्रमणकारी पक्ष पर विजय प्राप्त कर मार्मिक हितों को पूर्ण करता है। यानी कि शक्ति संतुलन को यहाँ समझना आपको इसलिए आवश्यक है, देखो कि या तो क्या होता है, राज्यों को आक्रमण का भय दिखाकर अपने हितों की पूरी करता है व्यक्ति शक्ति संतुलन में, कि मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दूंगा अगर तुमने मेरी इस बात को नहीं माना, और मेरे साथ ये गुट या ये लोग शामिल हैं या ये देश शामिल हैं। या फिर क्या होता है, आक्रमण होने पर आक्रमणकारी पक्ष पर विजय प्राप्त कर लेता है ना, जिससे अपने मार्मिक हितों की रक्षा हो जाती है। चतुर्थ है, राज्य को शक्ति का ठीक मूल्यांकन किया जा सकता है कि भविष्य में उसकी शक्ति क्या होगी, और इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। क्या होता है, शक्ति का भविष्य की शक्ति का भी देश पता लगा सकते हैं, मूल्यांकन किया जा सकता है कि भविष्य में उनकी शक्ति क्या होगी। चौथा है, राजमर्ग अपनी विदेश नीति के निर्णय शक्ति संबंधित तथ्यों को सूझबूझ के साथ सोच कर समझ कर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब देखेंगे कि विचारधारा के रूप में शक्ति संतुलन क्या है, पावर ऑफ बैलेंस या बैलेंस ऑफ पावर क्या है। मोर्गेनथोको ने शक्ति संतुलन की अवधारणा को एक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया और बताया कि जब कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने कार्यों को न्यायोचित ठहराता है तो विचारधारा को उपयोगी साधन के रूप में प्रयोग लेता है। यानी कि कोई भी राज्य या राष्ट्र अपने कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बताता है कि मेरे द्वारा ये कार्य बहुत ही उत्तम और न्यायपूर्ण है, तो वो किसका सहारा लेता है? आइडियोलॉजी का सहारा लेता है, और आइडियोलॉजी को साधन के रूप में प्रयोग करता है।
और जब कोई राष्ट्र अपने द्वारा अनुसरण की गई नीति को अविश्वसनीय सिद्ध करना चाहे, तो जब कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र की, अन्य राष्ट्र की कोई नीति है, जिस राष्ट्र ने उसको अनुसरण किया है और उसको गलत साबित करना चाहे, तो भी वो क्या करेगा, शक्ति संतुलन के लिए खतरा बताकर उसका प्रयोग करेगा, कि ये बताएगा कि फला राष्ट्र ने जो ये कार्य किया है ये उसकी विचारधारा के विपरीत है और शक्ति संतुलन के लिए खतरा है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक शक्ति संतुलन आपके समझ में आ गया होगा।